लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अब्दुल हनीफ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। वकीलों का संगठन सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि आत्मा है न्याय व्यवस्था की। ऐसी आत्मा जो आम जनता और न्यायालय के बीच एक सेतु का काम करती है। लेकिन जब संगठन की बात आती है तो संगठन में सर्वोपरि होता है संगठन का नेतृत्व। अगर संगठन का नेतृत्व सही है तो संगठन भी उसी अनुरूप सही दिशा में काम करता है। इसी संगठन के विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं दी बार एसोसिएशन के होने वाले आगामी चुनाव को लेकर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में अध्यक्ष के प्रबल दावेदार श्री मनोज अजमेरा जी। मनोज जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अनीफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, प्रोग्राम की शुरुआत में हम ये चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी वकालत का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। हनीफ जी, मुझे लगता है कि मुझे वकील बनने का सौभाग्य मिला और वकील बनने के बाद मैं वकीलों के संगठन में दी बार एसोसिएशन जयपुर में मैंने मेंबरशिप ली। 1998 में जब मैं जी एलएलबी थर्ड ईयर करके आया, अक्टूबर 1998 में आया और फरवरी 1999 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। जी तो मैं सर्वप्रथम हमारे गुरु जो दिवंगत हमारे बीच अब नहीं हैं, श्री प्रताप सिंह जी सिरोही साहब, जी उनके सानिध्य में रहकर मैंने वकालत शुरू करी जी और उनसे मैंने ये सीखा जिंदगी में कि आदमी को वकालत के प्रोफेशन में जी अपने चैम्बर के हर जूनियर को कैसे एक परिवार के साथ लेके चलते हैं। जी हर वकील इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो वकालत करेगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। जी तो वो समय मुझे याद आता है जब हमारे सीनियर हमें बुला के कहते, मनोज जी ये आप मेहनत के पैसे लीजिए। जी तो ऐसा अच्छा लगता था। जी शुरुआती स्टेज बड़ी मुश्किल होती है बहुत अक्सर। मुश्किल होती है। मेरा आज के दौर में तो और भी कठिन हो गया। जब न्यू कमर्स आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वकालत अब बहुत मुश्किल दौर है। बहुत मुश्किल हो। और उस समय में भी हमें जो भी मिलता था हम बड़ा सहर्ष, हमसे ख़त्म भी नहीं होता था, क्योंकि हम वकालत में इतनी मेहनत करते थे कि सुबह से शाम को जाते इतने थक जाते थे जी कि कभी कभी तो मम्मी ये बोलती थी कि भैया कोई कलम चलाता है या कोई फावड़ा चला के आता है। जी 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 चूँकि हमारे मन में बहुत ही उत्सुकता थी, हम बहुत मन से काम करते थे। हमने सीखा, उन्होंने सिखाया। वो गुरु नहीं, हमारे गार्जियन थे। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआती दौर में अक्सर मनोज जी ये देखने को आता है कि जो नए न्यू कमर्स आते हैं अक्सर वो उनको ये लगता है कि वकालत जो है ये पैसा कमाने का ज़रिया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वकालत पैसा कमाने का ज़रिया नहीं, ये वकालत लोगों को इंसाफ दिलाने का ज़रिया है। देखिए, इतिहास से ही आप देखते आ रहे हो, वकील एज ए वकील नहीं कि कोर्ट में वकालत ही करता हो। इन जनरल परसेप्शन में, जी सोसाइटी में, वकील एक सोसाइटी का लीडर होता है। सोसाइटी के हर मुद्दे को वकील उठाता है। आज़ादी से पहले आज़ादी का आंदोलन हो, जी आज़ादी के बाद जी देश की व्यवस्था चलाने का विषय हो, उसमें मैक्सिमम वकील थे। वो इसीलिए कि उनके दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी कि एक आदमी की समस्याएं क्या क्या हो सकती है। जी उन सबको ध्यान में रखते हुए समाज सेवा का जज्बा, जी और सेवा का जज्बा क्या होता है जी वो ये समझता था, और वकील उस चीज को ज्यादा तरीके से प्लेटफॉर्म पर कहीं भी रख सकता था। जी तो वकील केवल एक कमाने का जरिया नहीं, आम जनता को के सामने उसके दैनिकोपार्जन में क्या कमी आ रही है, क्या मुसीबतें हैं, वो भी एक निश्चित मंच पे वो उठाता था। बिल्कुल। इसलिए वकील केवल कमाने का जरिया नहीं, एक सेकेंडरी बात है। वकील एज ए लीडर ऑफ द सोसाइटी, जी एज ए गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, जी वकीलों ने काम किया।
क्योंकि वकील खुद एक परिवार चलाता है, तो उसके लिए वो जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारी ज़रूरतें होती है, उसके लिए उसे पैसा चाहिए होता है, वो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। निसंदेह सही बात है, जी, वकील का परिवार होता है, जी, कोशिश करता है वो कि उसके परिवार में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन फिर भी वकील एज ए नेम ऑफ वकील ही जी, एक फ्रीडम फाइटर, जस्ट लाइक फ्रीडम फाइटर होता है। बिल्कुल, वो हर सोसाइटी में, हर तबके में और हर एक फेज में जी, जो भी समस्याएं आती है लीड करता है, चाहे वकीलों की समस्या हो चाहे आमजन की हो, बिल्कुल, उससे वो परे कभी नहीं हटा। बिल्कुल। और इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि देश के हर आंदोलन के अंदर में वकीलों ने ही बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है और उसे अंजाम तक पहुँचाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज़ादी के आंदोलन की बात हो, आज़ादी के बाद की बात हो, आम वकील की बात हो, पब्लिकली बात हो, कोई भी विषय होता है, वकील मजबूती से उसमें आगे बढ़ता है। जी, और प्रशासन भी समझता है कि वकील साहब का एक संगठन कोई बात कह रहा है, जी। तो वो ज़रूर कोई सही बात है। सरकार उसको मजबूती से सुनती भी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वकीलों का संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए ताकि प्रशासन को आम जनता की बात पहुंचाने और उसको मनाने के लिए मजबूर कर सके। और जितना संगठन मजबूत होगा उसी का नेतृत्व की जहाँ तक बात है तो नेतृत्व मजबूत होना ही चाहिए। देखिए, वकीलों का संगठन मजबूत होना चाहिए, निश्चित तौर पे होता भी है। वकील एक वकील कई सैकड़ों आमजन के बराबर होता है। जी, और जहाँ तक दी बार एसोसिएशन जयपुर का मामला है, तो ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बार। जी, बहुत सारे 17-18 हज़ार वकील यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जी, और नॉर्मली 3 से 4 हज़ार एडवोकेट पर डे यहाँ पर अपनी पैरवी करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और संगठन मजबूत है तो संगठन का अध्यक्ष मजबूत है। संगठन का अध्यक्ष सारे संगठन की के ऊपर, संगठन के वकीलों की भावना के ऊपर विश्वास करते हुए कि मेरे साथ मेरे वकील बंधु खड़े हैं, इस बात को बिल्कुल, देखते हुए वो आगे बढ़ता है और अपना काम करता है और अपनी बिल्कुल, बात सरकार के सामने मजबूती से रखता है। जी। तो ये एक अच्छा अवसर है कि संगठन को एक अच्छा नेतृत्व मिले, क्योंकि आप अध्यक्ष पद के लिए हैं और प्रबल दावेदारों में जो है माने जा रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है विनोद जी कि ऐसी ऐसी क्या परिस्थितियाँ या ऐसे क्या हालात कि आपको, मुझे याद है कि आप महासचिव भी रह चुके हैं दी बार एसोसिएशन जयपुर के। तो उस समय के हालात और क्या आपकी परिस्थिति थी? आपने किस तरह आपको लोगों का आशीर्वाद मिला और आपने अपने कार्यकाल के अंदर में क्या-क्या उपलब्धियाँ बताई? कुछ उस पर मैं रोशनी डालिए। यह आपने बहुत अच्छी बात कही। समय यूं ही आता है और निकल जाता है। एक साल वकील का कब निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है कि मैं 2005 में कार्यकारिणी का मेंबर बना जब सुभाष जी खंडेलवाल हमारे अध्यक्ष होते थे। जी, और नो डाउट वो एक स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र हैं। उनमें बहुत जबरदस्त ऊर्जा थी बिल्कुल। और वो इतनी सेवा करते थे कि फ़ोन डीजी साहब को करना है, जी, एसपी साहब को करना है, तो तुरंत रिएक्शन आता था। जी, तो मेरे को देख के लगता था कि अपन यहाँ बैठ के हज़ारों लोगों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। अल्टीमेटली वकील होने से पहले हर वकील एक इंसान है, उसके जीवन में भी 50 तरह की समस्याएँ, दुःख, सुख सब आता है। जी, वकील के साथ भी कोई समस्या हो सकती है, बिल्कुल। तो सबसे पहले वो अपने परिवार में, अपने संगठन में आता है और कहता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसकी प्रॉब्लम के लिए हमें हमेशा तत्पर खड़ा ही रहना चाहिए। बिल्कुल। मैंने विगत 2-3 साल में ये देखा है, 4-5 साल में देखा है कि मुझे ऐसा लगा कि हमारा समुदाय कहीं ग्रुप विशेष में बँट गया जी, और मुझे यूँ लगा कि अब हम एक वकील जो सेवा करना चाहता है, जी, वो नहीं चुन के हमारे ग्रुप विशेष का कोई व्यक्ति चुन रहे हैं। अल्टीमेटली एक ग्रुप का बनता है तो दूसरे वाला विरोध करता है। जी, वो मुझे थोड़ा आखरा। मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा निजी मानना है, वंस ए प्रेसिडेंट फॉरएवर प्रेसिडेंट होता है। बिल्कुल। अगर कोई भी प्रेसिडेंट एक बार का प्रेसिडेंट रहता है, तो फॉरएवर गार्जियन ऑफ द एडवोकेट है बिल्कुल, और फर्स्ट गार्जियन ऑफ द एडवोकेट है। तो क्या किसी भी अध्यक्ष को ये सोच के किसी भी समस्या के लिए
बार में आना चाहिए या बार के सामने वकीलों की किसी बात को लेकर आना चाहिए कि वो ग्रुप विशेष की बात को फेवर करेगा। जी ये कतई नहीं होना चाहिए। जी उससे आके सम्मान्य अध्यक्ष के सामने बोलना चाहिए, अध्यक्ष जी मुझे आपसे बात करनी है, आप 10 मिनट देंगे। इस समस्या में मेरी मेरी राय ये है, मैं सहमत हूँ, सहमत नहीं हूँ। जी बजाय इसके कि अपन एक ग्रुप का विरोध करने के लिए दूसरे ग्रुप के प्रतिनिधि बनकर आए, ये बात कतई वकीलों के हित में नहीं है। मैं कतई नहीं मानता। जी ये बात अलग हो सकती है कि दोनों ही ग्रुप इस बात में मेरी बात को गलत मानते होंगे या मेरे इस बात को सुनने के बाद उनके दिमाग में ये बात आती होगी, लेकिन बशर्ते आए। मैं बार बार कहता हूँ, जी कोई भी अध्यक्ष कार्यकारिणी होती है, वो फैमिली की फर्स्ट गार्जियन होती है। अगर वो ही हमारे फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे जी तो फिर कौन सोचेगा? बिल्कुल उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस बार के अंतिम पीढ़ी, अंतिम पायदान पे खड़े वकील का आप कैसे हित कर सकते हो। बिल्कुल उनको ये सोचना चाहिए, बजाय ये कि पूर्व अध्यक्ष से किसी कारण से मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूं तो मुझे विरोध में बोलना। लो, जी वो अध्यक्ष थे, बिल्कुल आप अध्यक्ष हो तो अपन को पूर्वाग्रह नहीं करना है। आप नॉट ए नेम, यू आर ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बार। बिल्कुल तो बहुत सही आपको बात की कतई ये नहीं सोचना है जी कि मैं किसी पूर्वाग्रह से अगर कोई बात करके आए तो मैं उसके खिलाफ जाके विचार करूंगा। ऐसा जो भी करा किया हुआ, कई बातें दुर्भाग्य से होती है, नहीं भी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा हुआ भी, वो नहीं चाहते थे कुछ ऐसा परिस्थितियां हो गई, लेकिन ये सब भाग्य में होता है जी और कुछ हो जाता है उसको भूलना चाहिए, ये सोच के कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। हम अध्यक्ष होने के नाते मैं आगे आने वाले जो नए एडवोकेट्स हैं उनके सामने मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ जी कि मैं यही करता रहा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल तो इस बात को, ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगा कि क्यों नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए बिल्कुल और इन नए लोगों के सामने ये पेश करना चाहिए कि वकील सबका, अध्यक्ष जो कार्यकारिणी होती है सबका होता है, बिल्कुल वो ग्रुप से नहीं होता है। बिल्कुल इसलिए मैंने सोचा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए बिल्कुल और ये वाले जो एथिक्स हैं वो हमारे नए वकीलों के सामने रखने चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही है और आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आती है कि किसी महान आदमी ने कहा है कि भले हो सकता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बात रखने के जो आपका अधिकार है, मैं उसकी पूरी रक्षा करूँगा। ये हमेशा हर संगठन का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र ये है। आत्मा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप किसी भी संगठन में, राज्य सरकार में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी आपका सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, जी, आप उसके मुखिया हैं तो आपका दायित्व है दायित्व है। कि आप हर एक व्यक्ति की भावना का आदर करें, बिल्कुल, उसकी बात सुने, असहमत हैं तो उसके संतुष्ट करके भेजें कि मैं इसलिए असहमत हूँ। बिल्कुल। हर विषय हो सकता है कि सही नहीं हो, जी, हर विषय गलत भी नहीं होता, गलत भी नहीं। लेकिन सुनना सबकी चाहिए। बिल्कुल। सुनने का आपको अधिकार है बल्कि आपका दायित्व है। अगर आप किसी पद पर आसीन हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वकीलों का, चाहे कोई भी। लेकिन अगर आप किसी पद पर आसीन हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आपके सामने अगर कोई आया है, तो आप उसकी बात को सुनो, बिल्कुल। उसकी रक्षा करो, उसके बात की सुनने के अधिकार की रक्षा करो। मनोज जी, दी बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव बहुत नज़दीक हैं। समय कम बचा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में दी बार एसोसिएशन का चुनाव किन जो है मुद्दों पर लड़ा जाएगा या ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो दी बार एसोसिएशन के सामने हैं और उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए अनिफ जी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे साथ अभी क्या है कि जो हमारा न्यायालय परिसर है वो एक, उसकी एक सीमाएं हैं, जी, लेकिन कंपैरेटिवली उसके हमारे वकीलों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। जी, अब उसके कारण से एडवोकेट्स के बैठने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि कहाँ बैठ के क्लाइंट से वो बात करें। जी, और उसके साथ साथ स्वच्छ पीने का पानी, टॉयलेट व्यवस्थाएं, उनकी भी समस्या है।
क्योंकि वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। जी आपकी एडवोकेट्स और क्लाइंट्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है जी कि पानी और बाथरूम टॉयलेट व्यवस्थाएं आप अब मुनासिब नहीं। जी तो सबसे पहली तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन एनी कॉस्ट जी हमें ये सुविधा इतनी हाइजेनिक करनी है जिससे हम एडवोकेट्स कम से कम उनको पीने का स्वच्छ पानी और हाइजेनिक साफ सुथरी टॉयलेट व्यवस्थाएं मिल सकें। जी दूसरी बात ये भी मैंने देखी विगत कुछ सालों में कि कुर्सी पर टेबल कुर्सी की व्यवस्था बैठने की व्यवस्था को लेके इवन महिला अधिवक्ताओं को भी बहुत समस्याएं हुई। समस्या है। ये छोटी छोटी बेटियों को महिलाओं को बहनों को देखा बिल्कुल। उनको बहुत ज्यादा समस्या हुई। जी वो किसको कहे। जी तो मुझे यूँ लगा कि समस्या बड़ी विकट है और अल्टीमेटली चूंकि अपनी न्यायालय परिसर का दायरा छोटा है जी तो मैं ये कहूँगा हमारे वकीलों को अपने हृदय का दायरा बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल जमीन रबड़ तो है नहीं खींच के बड़ा कर देंगे, बिल्कुल लेकिन जो भी अधिवक्ता परसों से बैठा है जी उसे कम से कम अपने साथ अपने विचार के अपने साथ के छोटे भाई को बैठने के लिए बिल्कुल एक कुर्सी और बस्ता रखने के लिए जगह देनी चाहिए। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में सीटें खाली पड़ी हैं। मैं जब सेक्रेटरी था तो मैं आपको बात बताऊं जी कि मैंने एक अभियान चलाया कि जो भी टेबल कुर्सियां खाली हैं उन पे दी बार एसोसिएशन जयपुर का एक नोट चिपकाया कि आप एक सप्ताह में आकर मिलें अन्यथा ये सीट अन्य को आवंटित कर दी जाएगी। जी आप इमेजिन करेंगे कि ऑफिस में घर में अरे सर वो तो मेरी है मेरी है, जबकि अड़ोस पड़ोस की वकील साहिबान का कहना था कि वो नहीं आते। बिल्कुल अब इसमें कुछ बात ऐसी भी आई कि बायस्ड होते होंगे कि साहब वो तो बायस्ड है झूठ बोलते हैं, जी लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि चलो आप आते हैं जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक न्यू कमर आपकी सीट पे आके आपकी सीट को झाड़ पोंछ के साफ कर रहा है, बिल्कुल बैठा है उस पे आपके बारे में कुछ प्रॉपरली रिप्लाई आपके क्लाइंट को भी दे रहा है। जी तो आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, उनके लिए जगह आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल आप ये देखिए कि मैं जब सेक्रेटरी बना 2008 में जब मैं सेक्रेटरी बना मेरे अध्यक्ष माननीय विपिन अग्रवाल जी थे। जी उनके सहयोग से मैंने उनके आशीर्वाद से बार एसोसिएशन की जो बाहर जितने भी ग्रीन ये टीन शेड लगे, जी ये पहले खुला आसमान था, बिल्कुल टेबल कुर्सी लगती थी, बारिश होती धूप होती ठंड बिल्कुल होती, रात दिन भाग के मैंने जिला परिषद कार्यालय से जी इसकी अनुशंसा करवाई जी और ये टीन शेड सबसे पहले मेरे कार्यकाल में 1 नंबर से 4 नंबर वाली रो और 2 नंबर से 3 नंबर वाली रो में जो ग्रीन शेड लगी है तो मेरे कार्यकाल में लगी, उसके आज भी पत्थर वहाँ लगे हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें बहुत बड़ा कम से कम वकीलों की मौलिक सुविधा जो है मौलिक सुविधा कम से कम उसको मिल ली, ये एक बड़ा काम हुआ आपके कार्यकाल के अंदर पे। आप कोर्ट परिसर में गए, पीछे से बारिश आ गई, मालूम पड़ा आपका बस्ता भीग गया, फाइल भीग गई, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होता है। बिल्कुल ये मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे टाइम पे हुआ। मेरा एक उद्देश्य बनाया था कि कम से कम ये तो मुझे करना ही है, बिल्कुल वो मैंने किया जी जितना मुझे 1 साल का टाइम मिला। अब मेरे 1 साल के टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि नए अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था समुचित करेंगे और व्यवस्था स्वच्छ पानी का और टॉयलेट फैसिलिटीज हाइजेनिक करने की कोशिश पूरी करेंगे, वो हम करके ही जाएंगे। बिल्कुल ये हमारा प्रण है। और भी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे आप? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पिछली सरकार ने यहाँ से अनुमोदित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाया। जी वहाँ से किन कारणों से वो पास नहीं हुआ और शायद वापस मुझे सुना है कि वापस उन्होंने भिजवा दिया, कुछ अमेंडमेंट के साथ में उन्होंने शायद वापस भिजवाया है। कुछ अमेंडमेंट के साथ भिजवा दिया। उसके पश्चात जी
यहाँ की बीसीआर और दिल्ली बीसीआई जी, को ये देखना था कि अमेंडमेंट क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है इस विषय पे कोई विशेष कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई, जी, जबकि उनको ये करना चाहिए था। जी, इसमें बीसीआर, बीसीआई का विशेष रोल होता है। हमारी तो एक सलाह लेते हैं बिल्कुल। कि इस संशोधन पे आपको क्या करना है। जी, उस संशोधन के संबंध में हमारे पास कोई लेटर, मेरे को नहीं लगता बार के पास कोई आया, जी, और आया बार ने भिजवाया तो फिर उन्होंने क्या किया। ये करना उनको था, करना भी चाहिए। बिल्कुल। हर आदमी को एक, हर सोसाइटी में प्रोटेक्शन की बात है, चाहे डॉक्टर्स की फर्टिलिटी हो, चाहे एडवोकेट फर्टिलिटी हो, हमें ज़रूरत है। बिल्कुल, तो हर तबके में कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं किसी से बायस्ड होते हैं, और हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी कोई बिल्कुल। दुर्घटना हो सकती है, तो हमें कम से कम प्रोटेक्शन मिलनी जी, चाहिए। क्योंकि काफ़ी समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार वकीलों के द्वारा की जा रही है। पिछली काफ़ी सालों से लगातार गाहे-बगाहे इस बारे में आंदोलन भी हुए हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो स्ट्रैटेजिकली क्या आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं ये कोशिश करूंगा कि राजधानी जयपुर की बार एसोसिएशन जयपुर का अध्यक्ष अगर मैं बना, जी, और अध्यक्ष होने के नाते एक बार वापस दी बार राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट और तालुका बार एसोसिएशन जितने भी है, जी, उनसे एक बार वापस प्रस्ताव बनवा के बीसीआर बीस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष जी को हम भेजेंगे जी, कि इस संबंध में वो त्वरित कार्रवाई करें। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली जो रास्ता जाता है वो तो यहीं से जाता है। ये ऐसा तो है नहीं कि सीधा राजस्थान सरकार को अपने ज्ञापन दिया और उसने मान लिया। बाईपास नहीं ले सकते। बाईपास ले नहीं सकते। हमें बीसीआर के हर सदस्य के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि वो इस संदर्भ में जितनी त्वरित कार्रवाई हो सके करे। जी, ये वकील समुदाय की बहुत पुरानी और आत्मा से जुड़ी जायज़ बात, माँग है कम से जायज कम। मांग। क्योंकि वकील सबको सुरक्षा प्रदान करने का एक ज़रिया नज़र आता है, लेकिन जब वकीलों की सुरक्षा का मामला आता है, तो अक्सर ये देखने में आता है कि वकीलों पर पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से वकीलों पर हमले भी बढ़े हैं। वकीलों के घरों पे अटैक किए गए हैं। इंडिविजुअल्स जो है वकील कहीं जा रहा है, उसको पकड़कर उसके साथ में गलत दुर्व्यवहार किया गया है। अक्सर ये चीज़ें देखने को मिली है। हाँ, ऐसा है। और कई जगह एक दुर्घटना हो वो एक अलग बात है, जी, लेकिन कई जगह इंटेंशनली जी, और योजनाबद्ध तरीके से कहीं वकील साहब के साथ ऐसा किया जाता है, तो वो एक हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति होती है। दुखद स्थिति। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि रॉयल एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हमारे को लागू मिले, हो कम से कम। लागू हो। हम कोशिश करेंगे इस बार बीसीआर के वो हमारे बार के इलेक्शन के बाद जो भी लोग आएंगे, जी, उस संबंध में उनसे हम एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करेंगे, और उनको ये कहेंगे कि आप जैसे बीसीआर की पहली मीटिंग हो तो पहली मीटिंग में प्रस्ताव रखें बिल्कुल। कि इस संबंध में आपकी क्या राय रही और आगे क्या करने जाए। वीसीआर पर दबाव बनाने की दबाव बना के देने की हम कोशिश कोशिश करेंगे। की जाएगी। मनोज जी, देखा जा रहा है कि कोर्ट केसेस की पेंडेंसी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। इवन मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बार-बार जो है दिशा निर्देश जारी करता है और डायरेक्शंस देता है कोर्ट्स को कि पेंडेंसी ख़त्म की जाए, पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। तो आप क्या विचार रखते हैं कि क्या भूमिका एक अध्यक्ष होने के नाते, एक दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते क्या भूमिका आपकी हो सकती है और किस तरह इस पेंडेंसी को कम किया जा सकता है? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। जी, मैं ये मानने की चलता हूँ कि वकील की तरफ से पेंडेंसी का विषय कम होता है, जी, क्योंकि हर कोर्ट का ये कहना है कि आज हमारे पास काम ज़्यादा है, आपको नेक्स्ट डेट में सुनेंगे, या जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है, प्रक्रिया होनी होती है, उसको नेक्स्ट डेट दी जाती है। जी, उसके भी दो कारण हैं। जी, पहले जुडिशियल ऑफिसर्स 3 साल की प्रैक्टिसिंग जरूरी थी, जी, और विगत 2009-10 के बाद से ये ख़त्म करने के बाद जैसे ही एडवोकेट्स जुडिशियल ऑफिसर बन के आते हैं,
5 ईयर करके 3 ईयर करके फर्स्ट चांस सेकंड चांस में जी ये प्रैक्टिस का जो अनुभव है, जो प्रैक्टिस का दायरा है, वो ख़त्म कर दिया था। जी एडवोकेसी हो चाहे मेडिकल लाइन हो, जी एमबीबीएस किया या एलएलबी की, आपको प्रैक्टिस मस्ट है। जी वो इसलिए मस्ट है कि आप किसी भी काम को सीखने के बाद कितनी त्वरित गति से कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है। जी चूंकि ज़्यादातर हमने देखा कि सिविल कोर्ट्स में पेंडेंसी ज़्यादा होती है, चूंकि सिविल कोर्ट में सीखने का काम ज़्यादा होता है प्रैक्टिकली। जी तो हमें इस मामले में हमारा निवेदन यह है कि हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद रजिस्ट्रार जो इसका ट्रेनिंग होता है, जी कि उसमें सिविल केसेस के मामले में डीपली थोड़ा सा ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, जी जिससे कि कोई उनके दिमाग में कुछ सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि इसमें मैं क्या करूं। जी अब आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि टारगेटेड केसेस के नाम पर बिल्कुल मुकदमे निपटाए जा रहे थे। जी मैंने खुद ने ये महसूस किया कि टारगेटेड केस के नाम पे जल्दबाजी में जो मुकदमा निपटाया जा रहा था, जी वो अल्टीमेटली डिसाइड होने के बाद अपील में गया और अपील से वापस रिमांड होके आया। बिल्कुल इसका मतलब है कि आपने क्लाइंट के साथ न्याय नहीं किया, उसको 2 जगह फीस देने के बाद तीसरी जगह वापस उसी न्यायालय में फीस देनी पड़ी, देनी पड़े तो क्लाइंट का उसमें नुकसान हुआ। बिल्कुल आप टारगेटेड केसेस ना करें, करें ये कि जो भी केस आपको निपटाने हैं, जी उन केसेस के मामले में आप संबंधित अधिवक्ता को ये कि आप इस संबंध में अगली तैयारी करके आए। जी हम इसमें नेक्स्ट स्टेप एविडेंस लेंगे तो लेंगे, आर्गुमेंट सुनेंगे तो सुनेंगे, बिल्कुल लेकिन आप ये नहीं कि नहीं हो पाया तो करना ही है, तो आपकी एविडेंस बंद कर दी, ऊपर गए तो हैवी कॉस्ट पे उसकी डिसाइड हुई। इसका मतलब है वकील के साथ साथ क्लाइंट का भी नुकसान को नुकसान हुआ, उसको न्याय नहीं मिला, न्याय में देरी हुई क्योंकि रिमांड होके वापस आया। बिल्कुल तो देरी होने के कई कारण होते हैं। तो आप चाहे टारगेटेड केसेस की बात हो, चाहे जल्द सुनवाई की बात हो, जी ये ना करके प्रैक्टिकली फिजिबली उनको ये थोड़ी ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाए कि आप इस मुद्दे पे कितना रिलैक्सेशन पार्टी को दे सकते हैं, जी वो देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुकदमा डिसाइड हो गया तो उसे न्याय चाहे देर हो जाए लेकिन न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल बजाय इसके कि जल्दबाजी में उसके साथ अन्याय हो गया तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स होता है। बिल्कुल एक बार आज की स्थिति में मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिविल केसेस में जैसा कि हमने कुछ प्रैक्टिस सिविल के में की हमारे गार्जियन सीनियर के साथ, तो उनका ये कहना था कि एनी सिविल केस जी जिसमें टीआई का प्रार्थना पत्र है और इंटरिम डिसाइड नहीं होता है, जी जितना डिले इंटरिम डिसाइड होता है, इसका मतलब है उतना ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स होती है। बिल्कुल आपको इंटरिम एनी हाउ फर्स्ट हियरिंग ऑफ द डेट की तामील होने के बाद आपको डिसाइड करना ही है, चाहे जुडिशियल ऑफिसर को हाथ से ऑर्डर शीट लिखनी पड़े। बिल्कुल ये नहीं है कि स्टेनो नहीं है, स्टेनो क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि जुडिशियल ऑफिसर्स इंटरिम का ऑर्डर अपने हाथ से लिख के डाल देते थे, बिल्कुल रीडर बाद में साइन करवाता ही रहता था। बिल्कुल तो क्योंकि डिले इसलिए भी हो रहा है कि आप सूट्स की मल्टीप्लिसिटी बढ़ा रहे हो। बिल्कुल अब इसका कारण ये हो रहा है कि जो नए नए जुडिशियल ऑफिसर बन के आते हैं, जी उनमें थोड़ा सा इंटरिम को डिसाइड करने का तजुर्बा कम होता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसिंग नहीं होती है। बिल्कुल तो इस चीज की तरफ जुडिशियल ऑफिसर्स को, हायर जुडिशियल ऑफिसर्स को देखना चाहिए। आपने देखा होगा कि वकील कोटे की एडीजे भर्ती का क्या हाश्य है। बिल्कुल हाश्य वर्ड इसलिए बोल रहा हूं जी कि मैंने मेरी 27 साल की वकालत में पिछले 15 साल में मुश्किल से 7 या 8 एडवोकेट देखे जो एडीजे में रेगुलर प्रैक्टिसिंग से सेलेक्ट हुए। बिल्कुल अब उनका कोटा कहाँ जा रहा है? कंपैरेटिवली उनका कोटा ईसीजीएम को
एडोप कॉस्ट पे एडीजे बना के दिया जाता है और बाद में उनको रेगुलर कर दिया जाता है। एडीजे का कोटा खत्म हो जाता है, वकील कोटे का। बिल्कुल। अब इनका ये कहना है कि वो पास ही नहीं होते। ऐसा नहीं है। जी। जो हायर जुडिशियल सर्विसेज के डीजे और एडीजे इनकी कॉपियां चेक कर रहे हैं, जी। क्या वो कॉम्पिटेंट है? क्या मैं जजमेंट लिख रहा हूं तो क्या मैं कॉपी जांच करने के लिए भी कॉम्पिटेंट हूं? सक्षम हूँ। क्या मैं एडवोकेट हूं तो क्या मैं बुक लिखने में भी सक्षम हूं? बिल्कुल ये बात कौन सोच रहा है? सही। आप कोई नहीं देख रहे। बिल्कुल। क्या आरपीएससी पैटर्न में सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि लेक्चरर जी। पढ़ाता है, बुक्स लिखता है, जी। क्या उसका रोल आपने इसमें कहीं रखा है? बिल्कुल। मैं कोई आरोप किसी पे नहीं लगा रहा जी। या किसी की कॉम्पिटेंसी पे शक नहीं कर रहा, जी। सस्पेक्टेड नहीं कर रहा, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि एडीजेस की भर्ती में 1 पास होता है, 3 पास होते हैं जी। या 6 पास होते हैं? जी। इसका मतलब आपकी कहीं न कहीं भर्ती भर्ती प्रक्रिया में जो एग्जामिनेशन आपका सिस्टम है जी। या जो कॉपी चेकिंग का आपका सिस्टम है, उसमें आप में कमी है। इस बात को आपको मानना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो एसीजेएम होते हैं, मुंसिफ होते हैं, जो एडीजे का एग्जाम देते हैं, वो भी फेल कर दिए जाते हैं। जी। तो इसका मतलब है कि आपका तो पूरा जुडिशरी सिस्टम ही कोलैप्स है, इनको यानी कुछ भी नहीं आता। तो ये तो बात चली नहीं। बिल्कुल। आपको मिनिमम कोटे के लोग पास करने ही चाहिए। करनी ही चाहिए। उनको इंटरव्यू में कॉल कॉल करना ही चाहिए। जी। इंटरव्यू में भी आपके पास एक मौका होता है कि उसकी इंटेलिजेंसी को आप माप सकें, उसके आंकड़े नंबर आप दे सकें। बिल्कुल। तो आप प्रारंभिक स्टेज पे उनको फेल कर देना, फिर उसका लिटिगेशन में जाना, फिर लिटिगेशन के कारण नियुक्तियां रुकना, ये नहीं होना चाहिए। इसको और पारदर्शी बनाना इसकी चाहिए। वजह से पेंडेंसी बढ़ती। इसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है। क्या जजेस की कमी एक बड़ा कारण है कि जजेस अक्सर देखने में आता है कि एक-एक जजेस की कॉर्ट लिस्ट 2-200 3-300 केसेस से भरी हुई होती है और कई-कई थानों का जुरिस्डिक्शन उसके पास में होता है, तो मल्टीपल केसेस बहुत सारे उसके पास एक जजेस के पास में आते हैं। तो ऐसे में संभावना कम होती है डिस्पोज़ल की, क्योंकि फिर आपके पास में अगर 200 केसेस की लिस्ट है तो संभावना नहीं होगी कि आप उसमें डिस्पोज़ल 200 के 200 केसेस में कर सकें। क्या आप इस दिशा में कुछ प्रयास करेंगे कि जजेस की वैकेंसी बढ़ाई जाए या जजेस की जो है जुरिस्डिक्शन जो है उनको थोड़ा-सा छोटा किया जाए? देखिए, ये तो ऊपर से नीचे तक का सिस्टम ही बहुत कमजोर है। बिल्कुल। हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं, कितने बेल्स लग रही हैं, कितनी बेल्स का कितने टाइम में नंबर आ रहा है, कितनी 482 लग रही हैं, कितनी इन्फेक्शस हो रही हैं कि नंबर ही नहीं आया जी। और उसका कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया। बिल्कुल। कितने रेट्स लग रही हैं, उनका नंबर कब आ रहा है, कितनों का परमिशन से आ रहा है, कितनों का विदाउट परमिशन से नंबर से आ रहा है, रजिस्ट्री से आ रहा है। बिल्कुल। आप उठा के देखेंगे, महीनों लग रहे हैं। बिल्कुल। जो बेल इन ए वीक, इन ए 2 वीक, इन ए 15 डेज हो जानी चाहिए, उसको महीने लग रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारे पास हाई कोर्ट में जजेस भी नहीं है जी। और उसी के अकॉर्डिंग नीचे डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं है, मुंसिफ नहीं है। जी। इनको और बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये निश्चित तौर पे हमारी जनसंख्या के अनुरूप और हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुरूप जी। बहुत कम है। बिल्कुल। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और भी हम आगे लिख के देंगे उनको कि इसको हाई कोर्ट के जजेस की संख्या भी बढ़ाई जाए और नीचे भी कंपैरेटिवली उसके अकॉर्डिंग बढ़ाई जाए। बढ़ाइए। मनोज जी, अक्सर द बार एसोसिएशन जयपुर के वकीलों में ये मांग देखी जाती है कि वकीलों को बैठने के लिए समुचित रूप से एक डेकोरेटेड यानी जो उसके डेकोरम के अनुकूल हो, उसकी जो एक पद है उसके अनुकूल हो, चेंबर की व्यवस्था अक्सर इस तरह की मांग जो है गाहे-बगाहे वकीलों के बीच में आती रहती है। तो क्या आप इस दिशा में कोई प्रयास करेंगे कि वकीलों को चेंबर
मिलना चाहिए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है? देखिए, इस संबंध में भी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जोधपुर में एक रिट याचिका में माननीय जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया जी, कि हर एडवोकेट के बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था के संबंध में बिल्कुल। व्यवस्था करके हमें सूचित किया जाए। जी, निश्चित तौर पर वैसा हम जयपुर में भी करेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहली प्राथमिकता मेरे को यूँ लगता है कि अब कोर्ट रूम्स की कमी नहीं है। जी, अब कमी ये है तो एडवोकेट्स के बैठने की, चैम्बर्स की व्यवस्था की कमी है। बिल्कुल। तो हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हम चैम्बर्स की व्यवस्था राज्य सरकार से तुरंत प्रभाव से उसका जो भी वित्तीय सैंक्शंस हो वो करवाएं। बिल्कुल। और उसमें एक बात और करेंगे, जी, क्योंकि अब देखिए, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बराबरी की है। जी, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि चैम्बर्स में महिलाओं के लिए एक रिजर्व कोटा होना चाहिए। जी, मिनिमम कम एक कोटा होना चाहिए, या हर चैम्बर में 5-6 का जो ग्रुप बनाते हैं, 7 का बनाते हैं अपन, उसमें हर महिलाओं में लगभग बराबर नहीं हो तो कम से कम 1-2 महिला होनी चाहिए, बिल्कुल। जिससे अपने साथ बैठ के अपनी दूसरी महिला अधिवक्ता के साथ वो सम्मानजनक तरीके से बिल्कुल, बात कर सके, काम कर सके। काम कर सकेगी। जहाँ तक और युवा अधिवक्ताओं की बात है, उनके नेतृत्व की बात है, जी, देखिए, हमारा एक इलेक्शन प्रोसेस है। उस इलेक्शन प्रोसेस में आज इलेक्शन होता है और अगले दिन हम नेक्स्ट इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जी, वही अनकन्विंसिंग करते हैं, टेबल टू टेबल जाते हैं, सबसे बात करते हैं। मुझे पर्सनली ये महसूस हुआ कि हम किन्हीं के घर पे जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली में कहीं बिजी है, क्लाइंट के साथ कहीं बिजी है, जी, या किसी और कहीं साथ वो बिजी है। जी, तो मुझे यूं लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे उससे समय लेके आना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन एक जो कैंडिडेट होता है वो सोचता है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इधर से आया हूं तो कंप्लीट करके चलूं। दूसरा, कोर्ट परिसर में जब हम घूमते हैं तो वकील साहब अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं और वो बातचीत कर रहे होते हैं। जी, उस दरमियान मैंने उनसे नमस्ते किया और वो मुझे नमस्ते का जवाब देते हैं, तो भी मुझे और सा लग रहा है कि वो मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी, मुझे ऐसा भी फील होता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मेरी एक प्राथमिकता और ये भी रहेगी कि जी, प्रोसेस में, प्रक्रिया में कुछ चेंज करेंगे, ना कि टाइम में। जी, जो साल भर में होता है वो साल भर में ही होगा, जी, लेकिन प्रक्रियात्मक कुछ चेंज करेंगे कि वकील को कन्विंसिंग किस टाइम से किस टाइम करनी चाहिए। जैसे हमारा 10 से 5 का कोर्ट परिसर है, उसमें सभी वकील आते हैं, 1 से 2 हमारा लंच होता है। जी, 1 से 2 लंच के टाइम में सभी एडवोकेट फ्री होते हैं, चाय में अपने चाय के कैंटीन्स में जाते हैं, लंच करते हैं चैम्बर्स में। जी, तो मैं ये मानता हूँ सभी जो भी कैंडिडेट हैं उनको 1 से 2 के बीच ही केवल कन्विंसिंग करनी चाहिए, जिससे कि वकीलों को काम में कोई असुविधा नहीं हो, अपने क्लाइंट को एंटरटेन करने में कोई असुविधा नहीं हो। बिल्कुल। दूसरी बात, कोर्ट प्रेमिसेस में अपन ये देखते हैं कि साल एक चुनाव खत्म हुआ नहीं और अगला कैंडिडेट अगले साल के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, स्टिकर्स लगा देता है। बिल्कुल, तो कोर्ट प्रेमिसेस यूँ लगता है कि यहाँ कुछ बहुत सा कलरफुल नई नई चीज़ों को देखने बिल्कुल, को मिल रही है। वो भी नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को तो जरूरत ही नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ जो 20-25 साल 30 साल का जो एडवोकेट है, सेक्रेटरी अध्यक्ष लड़ता है, जी, तो उसको फोटो लगाने की, आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जी, क्योंकि वो डे बाय डे कोर्ट में, न्यायालय में वकीलों से इंटरेक्ट होता है, बात करता है, आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से करता है, शेक हैंड करता है, नमस्ते करता है, जी, तो वो पर्याप्त होता है। पर्याप्त तो ये भी एक, इसमें भी रोकना चाहिए। इसका एक तीसरी बात और भी है कि क्यों नहीं वकीलों का एक ओपन सेशन साल में 4 बार बार एसोसिएशन में रखा जाए। जो भी अध्यक्ष सेक्रेटरी कैंडिडेट है अपनी बात रखे, अपना विजन रखे, सबको बोले। कम से कम वकीलों को ये तो मालूम पड़े कि कौन वकील हमारा अध्यक्ष बन के जाके चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के सामने क्या कहेगा, क्या या कहें? हाई कोर्ट जजेस के सामने क्या कहेगा, अपनी बात रख पाएगा न रख पाएगा, उसका विजन क्या है। बिल्कुल, तो कम से कम उसे ये मालूम तो पड़े। तो बिल्कुल, बेटर ये है कि वो और चीज़ों में पैसा खर्च करे, समय खर्च करे, या किन्हीं वकील साहब के घर पे जाके उसको परेशान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि उनका कुछ समय जो क्लाइंट को दे सकता था वो ले। उससे बेटर ये है कि उसके लिए न्यायालय परिसर में ही जी, कुछ सेशंस, ओपन सेशंस ऐसा हो
जिसमें आम वकील उससे कोई अपना क्वेश्चन पुटअप करे और अपनी वो जवाब दे, जवाब अपना विजन एडवोकेट्स के सामने रखे। और कम से कम युवा अधिवक्ता जो नया है उसे तो ये मालूम पड़े कि हमारे अध्यक्ष इनको बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। सही बात। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं से 200 वोट ला रहा है, कहीं से 500 ला रहा है, कहीं से 1000 ला रहा है, वो अध्यक्ष मिल बन रहा है, बाद में मालूम पड़े कि उसको तो कुछ आ ही नहीं रहा, बिल्कुल उसको तो कुछ मालूम ही नहीं मालूम। कि बोलना क्या है, करना क्या है। तो ये एक मेरे दिमाग में है, तो युवाओं के सामने मैं ये वाला एक नया वर्जन भी लाना चाहूँगा। कोशिश करूँगा, अगर मैं जीतता हूँ तो पहले महीने में इलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज होना चाहिए, ना कि इलेक्शन के टाइमिंग में चेंज होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। 1 साल पर्याप्त होता है, सेवा करना है आदमी, दिन में 24 घंटे होते हैं, खूब सेवा करे। मैं समझता हूँ 1 साल चुनाव लड़ता है, दूसरे साल चुनाव लड़ने के बाद जीत के 2 साल वो सेवा करता है, अपने परिवार को छोड़ता है, आपकी सब वकीलों की सेवा करता है, समय पर्याप्त होता है। पर्याप्त समय। लेकिन प्रक्रिया को चेंज करना चाहिए। बहुत सा पैसा अपन अनावश्यक रूप से लगाते हैं, उतना ही पैसा क्यों नहीं अध्यक्ष सेक्रेटरी लड़ने वाला बार को डोनेट करे कि मेरे तरफ से ये बार को डोनेट कर रहा हूँ, जरूरतमंद वकील को दें, वो पैसा उसको मिले। अपन आप समझ सकते हो कि अपने चुनावी प्रोसेस में कौन कौन से दौर से अपन गुजरते हैं जी और किस तरीके से अपने पैसों का दुरुपयोग होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। जी। वो पैसा अच्छे काम में बार इस्तेमाल को होना डोनेट चाहिए। होना चाहिए। मनोज जी, समय अब हमें इस बात की ताकीद करता है कि अब हम इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को अपने समापन पर ले चलें। लेकिन समापन से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने श्रोताओं से, अपने मतदाताओं से, जो कि अनुभवी वकील हैं, नए वकील हैं, युवा माता बहनें हैं, उन सब से क्या अपील करना चाहेंगे अपने अध्यक्ष के पद के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपको, चुनाव में कई एंगल लोग जबरदस्ती क्रिएट करते हैं। कोई जाति का कर देता है, जी कोई मैन पावर का कर देता है, जी। कोई किस चीज़ का कर देता है। हमारे पास वो नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपली एक एडवोकेट हूँ। मेरे बॉस सिरोही साहब का मैं जूनियर रहा। जी मैंने प्योरली वकालत करी और कोई मैंने काम किया नहीं। जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे कि रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और यहाँ पर जो रेगुलर सिटिंग एडवोकेट है, जी वो इस चीज़ से जूझ रहा है कि उसके सामने समस्याएं क्या है, बिल्कुल। बजाय इसके कि कोई दूसरी तीसरी जगह से वोट लाके जीतने की कोशिश करे। सिटिंग एडवोकेट से मैं निवेदन करूंगा कि वो उस एडवोकेट को चुने जो आपकी बात, आपकी डेली की समस्याओं को से या वाकिफ हो, वो खुद भी जूझ रहा हो। बिल्कुल। और सभी वकील समुदाय वकील होते हैं, उनका कोई और कुछ नहीं होता। वकील की एक ही जाति होती है, धर्म होता है, वो है वकील। बिल्कुल। हम सब मिलके एक दूसरे की समस्याओं को शेयर करते हैं, बिल्कुल। उनके निस्तारण की बात करते हैं, बिल्कुल। उसके सुख दुख में हम शामिल होते हैं। तब हम ये नहीं देखते कि हम किससे बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते किस जाति से, किस हैं। हमें समुदाय ये से? करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद केवल एक वकील की जाति वकील हो जानी चाहिए। और सबसे मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि आप सबसे सक्षम आदमी को चुनें, जी जो आपकी समस्याओं के मामले में, दैनिक समस्याओं के मामले में जानकारी रखता हो, बिल्कुल। और रखने के साथ उसने पहले बार में ये जानकारी रखते हुए उसने बार में इन समस्याओं का समाधान किया हो, उसको तजुर्बा हो। बिल्कुल। उस आदमी को आप चुनिए, जी ना कि किसी बाद में जाके चुनिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप सब लोग इस बार में बढ़ चढ़ के भाग लें, नियमित अधिवक्ता अधिक से अधिक वोट करें और उसको चुनें जो आपकी सुख दुख में काम आता हो। देखिए अधिवक्ता बंधुओं, वोट आपका एक सक्षम हथियार है। ये वो हथियार है जिस हथियार से आप अपना एक नेतृत्व चुनते हैं। नेतृत्व किसको चुनना है, इस बात से समझिए कि जो चुनाव लड़ रहा है उसका पूर्व देखिए कि उसने आपकी बार के लिए कुछ किया या नहीं किया। जो करने की क्षमता रखता है, जो दैनिक आपकी समस्याओं से जूझ रहे हो उनके बारे में जानकारी रखता है, आपका मत आपके उस नेतृत्व को चुनेगा जो कि आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्य करेगा। इसलिए आप उस सक्षम नेतृत्व को चुनिए जो आपके लिए, आपके दैनिक जीवन की समस्याओं के लिए, उनके निस्तारण के लिए, आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेगा, खड़ा रहेगा।
आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मुझ मनोज अजमेरा एडवोकेट, जो कि मैं पूर्व में द बार एसोसिएशन जयपुर का जनरल सेक्रेटरी रहा, उसको अपना मातम समर्थन देकर विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने चुनाव को लेकर, अपनी जो है विज़न को लेकर खुलकर बात की हमारे सामने, और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप एक पद पर आएंगे द बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद पर, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप निर्वाचित हों, और जब आप निर्वाचित होकर आएंगे तो आप वकील समुदाय के लिए, वकीलों के हित में बहुत प्रयास करेंगे, काम करेंगे। मैं समझता हूँ मनोज जी कि किसी भी संगठन का नेतृत्व अगर सक्षम होता है तो वो संगठन मजबूती के साथ में अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना द बार एसोसिएशन जयपुर के प्रबल दावेदार श्री मनोज अजमेरा के चुनावी संघर्ष को और उनके विज़न को। बने रहिए हमारे साथ लेट्स माइक पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल हनीफ। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। बने रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.